हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन कॉमिक्स चैनल। यहाँ हम आपको ले जाएंगे आपकी चाइल्डहुड मेमोरीज में विद द गोल्डन एरा ऑफ इंडियन कॉमिक्स और मिलवाएंगे आपको आपके फेवरेट सुपर हीरो से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले आज आपको सुनवाते हैं 90s में आई गोविंदा जी की एक फेमस मूवी राजा बाबू का ये डायलॉग। कर भला तो हो भला, जल्दी जा। कर भला तो हो भला, कर भला तो हो भला। ये डायलॉग बाकीलाल पे पूरी तरह से फिट बैठता है एक छोटे से चेंज के साथ, जिसमें जहाँ भी वो किसी का बुरा करने जाते हैं उस व्यक्ति का भला ही होता है। इसका कारण है बालक बाकीलाल की शरारतें और शिव जी का श्राप, जो जिसकी डिटेल्स आप देख सकते हैं हमारे पिछले वीडियो में। तो दोस्तों, लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि बाकीलाल जो है अपनी शरारत की वजह से पूरे गांव को परेशान करके रखा है, लेकिन शिव जी के श्राप की वजह से जब भी वो कोई बुरा काम करने जाता है सामने वाले का भला हो जाता है और उसका फायदा कुछ उसे भी मिल जाता है। इसी तरह उसकी लाइफ चलती रहती है और प्रसिद्धि जो है वो दूर दूर के गांव में फैलने लगती है और फाइनली जाके वो जो है विक्रमगढ़ के राजा विक्रम सिंह को बाकीलाल के बारे में पता चलता है और वो उन्हें सम्मानित करने के लिए अपने राज दरबार में बुलाते हैं और उनसे बात करते हैं। तभी बाकीलाल के खुराफाती दिमाग में एक और खुराफत आती है, क्यों ना वो धर्म सिंह के बारे में कुछ बुरा कह के विक्रम सिंह के मन में अपनी जगह बना ले और विक्रम सिंह के दरबार में एक जगह पक्की कर ले। तो देखते हैं दोस्तों, उसकी ये योजना सफल होती है या नहीं होती है। बाकीलाल और विक्रम सिंह नाश्ता कर रहे हैं। बाकीलाल से विक्रम सिंह पूछते हैं कि क्या बात है बाकीलाल, परेशान दिख रहे हो, किस संकोच में हो। तो बाकीलाल घबराते हुए अपनी योजना के अनुसार बताते हैं कि महाराज कल मेरी तबीयत बड़ी खराब थी। मैंने मंत्री धर्म सिंह जी को काफी बार बताया, लेकिन वो मेरी एक बात नहीं सुनी और मुझे अपमानित करके यहाँ पे लेके आए हैं। विक्रम सिंह को ये सुनते से गुस्सा आता है। विक्रम सिंह कहते हैं कि इस गुस्ताखी की सजा मंत्री धर्म सिंह को हम जरूर देंगे कल दरबार में। अगले दिन दरबार लगाया जाता है और विक्रम सिंह मंत्री धर्म सिंह को बुला के उनसे क्वेश्चन करते हैं कि आपने बाकीलाल के साथ ऐसा क्यों किया, जबकि मैंने आपको क्लियरली कहा था कि बाकीलाल जी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, उन्हें सम्मान लाना चाहिए। मंत्री धर्म सिंह कहते हैं कि महाराज, मेरे कई बार कहने के बाद भी बाकीलाल जो है मानने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए मजबूरी में मुझे उन्हें इस तरह कन्विंस करके लाना पड़ा। अब महाराज तो थे महाराज, वो किसी की सुनने वाले कहाँ थे। उन्होंने धर्म सिंह को और जोर से डांटा कि आप चुप रहो और हम आपको इसी टाइम मंत्री पद से हटाते हैं, क्योंकि न सिर्फ आपने बाकीलाल जी का अपमान किया, बल्कि मैंने जो आपको डायरेक्ट आज्ञा दी थी उसका भी आपने उल्लंघन किया है। हम आपको मंत्री पद से इसी समय हटाते हैं। धर्म सिंह बेचारे चुपचाप अपना बोरिया बिस्तर बांध के राज दरबार से निकल जाते हैं। इधर बाकीलाल जो है वो मन ही मन खुश हो रहे हैं कि तूने मुझे बड़ा परेशान किया था, जबरदस्ती मुझे लेके आया था, मैंने तुझे यहाँ से निकलवा दिया। लेकिन तभी विक्रम सिंह जो है वो उदास हो जाते हैं और बाकीलाल इसी समय अपना अगला पासा फेंकता है और कहता है, क्या हुआ महाराज, आप चिंतित नजर आ रहे हैं। विक्रम सिंह जो थे मंत्री को हटाने के बाद चिंतित तो थे, क्योंकि मंत्री जो थे वो बड़े बुद्धिमान और वफादार थे, तो उन्हें बड़ा दुख हो रहा था कि उन्होंने उसे अपमानित करके हटा दिया। अब वो सोच में थे कि उसका काम, मंत्री धर्म सिंह का काम किसे दिया जाए। विक्रम सिंह की ये बात सुन के उनके दरबार में एक विशेष सलाहकार थे हसमुख जी कहते हैं कि महाराज, आप ज्यादा परेशान मत हो। तो विक्रम सिंह कहते हैं कि परेशानी तो होगी, मैंने उन्हें अपमानित करके यहाँ से निकाला, ये पहली बात है, और दूसरा उनका कामकाज कौन दिखेगा। तो हसमुख जी जो है वो सलाह देते हैं कि महाराज, आप घबराइए मत, आपने जो किया वो आपका कर्तव्य था, उन्हें दंड देना जरूरी था, लेकिन महाराज धर्म सिंह के छोटे भाई करम सिंह अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस आ रहे हैं। धर्म सिंह जी वैसे भी जाने वाले हैं, तो आप क्यों ना करम सिंह जी को उनकी जगह दे दो। तो महाराज इस बात पे बड़ा खुश होते हैं कि ये सही है, करम सिंह जो है वो अपना काम भी अच्छी ईमानदारी से करेंगे और धर्म सिंह जी को साथ जो मैंने अन्याय किया है उसका थोड़ा सा भरपाई हो सकेगी। इधर बाकीलाल को जब ये बात सुनाई देती है तो बाकीलाल परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि करम सिंह आकर धर्म सिंह के अपमान का बदला लेगा। तभी बाकीलाल अपनी तेज बुद्धि का परिचय देते हुए अपने दिमाग से एक आइडिया लाते हैं और जोर जोर से विक्रम सिंह की जय जयकार करने लगते हैं कि महाराज की जय हो, आपका न्याय बड़ा अच्छा है और न्याय मित्र
राजा हैं आप इस राज्य के। तभी विक्रम सिंह पूछते हैं कि ये क्या हो गया, आप क्यों कह रहे हैं कि ये अचानक से आपने इस तरह की लाइन क्यों कही। तो बांकेलाल जी जो है तुरंत पलटी मारते हुए कहते हैं कि महाराज मुझे माफ करें, मैंने आपकी जो न्यायप्रियता की चर्चा जो है वो दूर दूर तक सुनी थी और मैं उसकी सिर्फ एक परीक्षा लेना चाहता था। मैंने झूठ कहा था कि धर्म सिंह ने मुझे परेशान किया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ ये देखना चाहता था कि आप किस तरह से न्याय करते हैं। तो विक्रम सिंह कहते हैं तुमने तो मेरी बड़ी कठोर परीक्षा ली, अब मैंने धर्म सिंह के साथ अन्याय कर दिया है। बांकेलाल कहते हैं कि अन्याय की कोई बात नहीं महाराज, आप वापस उन्हें उनका मंत्री पद सौंप सकते हैं। तो मंत्री जी राजा जी कहते हैं कि नहीं, ये नहीं हो सकता, अब ये पद जो है मैं करम सिंह को दे चुका हूँ, धर्म सिंह के वापस उसे धर्म सिंह को मैं नहीं दे सकता, अब मैं क्या करूं धर्म सिंह के लिए। महाराज की चिंता को सुलझाने के लिए फिर से सलाहकार हसमुख जी आते हैं और एक बड़ा अच्छा आइडिया सुझाते हैं। वो कहते हैं कि महाराज हमारे जो अभी महामंत्री हैं वो वैसे भी 70 वर्ष के हो चुके हैं, वो बीमार भी है और 1 महीने बाद वो रिटायर भी हो रहे हैं। तो इससे अच्छा है कि उनकी जगह पर धर्म सिंह जी को महामंत्री बना दें, इनसे उनका प्रमोशन भी हो जाएगा और हमारी जो महामंत्री की जगह खाली हो रही है वो भी एक योग्य व्यक्ति से भर जाएगी और आपका जो रिमोर्स है, जो आपको बुरा लग रहा है मन में, वो भी कहीं ना कहीं थोड़े हद तक आपको उसका पश्चाताप भी हो जाएगा। तो विक्रम सिंह जी खुश होते हैं और कहते हैं हसमुख जी आप तो हमेशा मुझे मुसीबत से बचा लेते हैं, आपका धन्यवाद। और सभी वहां पर खड़े होके विक्रम सिंह की जय जयकार करते हैं। विक्रम सिंह धर्म सिंह जी को बुलाते हैं और उनका सम्मान उन्हें महामंत्री का पद सौंप देते हैं। तो देखिए यही हुआ ना, वहाँ कर बुरा तो हो भला। बांकेलाल जी बुरा करने जा रहे थे लेकिन दोनों भाइयों के साथ अच्छा हो गया। तो रात के टाइम जब बांकेलाल अपने कक्ष में आराम कर रहा था तभी मंत्री धर्म सिंह और उनके छोटे भाई करम सिंह आते हैं और उनको वहां पर धन्यवाद करते हैं, साथ में एक पोटली देते हैं और कहते हैं कि देखिए ये हमारी तरफ से तुच्छ भेंट स्वीकार कीजिए, अगर आज आप नहीं होते तो मुझे प्रमोशन नहीं मिलता और करम सिंह को एक अच्छी जगह राज दरबार में नहीं मिलती। बांकेलाल जो है मन ही मन सोच रहा था, साथ में ये भी सोच रहा था कि मेरी योजना की टांग टूट चुकी है, बट ठीक है कोई बात नहीं, अगली बार फिर आएंगे और अभी तो ये भेंट स्वीकार करते हैं। इसी तरह कुछ दिन बांकेलाल वहां बिताता है, उसकी जिंदगी बड़ी अच्छे से चलती है, मजे से कटती है, खूब खान पान होता है, खूब आराम मिलता है, ये चलता है। लेकिन कुछ समय बाद एक दिन दरबार में दरबान जो है, जो पहरेदार होते हैं, भागा भागा महाराज के पास आता है, कहता है महाराज की जय हो। विक्रम सिंह पूछते हैं क्या हुआ दरबान, इतने घबराए हुए क्यों हो, क्या कहना चाहते हो। वो कहता है महाराज उधमपुर के राजदूत आए हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। राजदूत आता है और महाराज के सामने एक पत्र रखता है। महाराज कहते हैं महामंत्री जी इसे पढ़ के पूरे दरबार को सुनाइए। महामंत्री जी पढ़ना शुरू करते हैं और कहते हैं कि उधमपुर के राजा उधम सिंह ने ये चेतावनी दी है कि आप बिना किसी शर्त के हमारी शरण में आ जाएं, अपनी हार मान लें, हमारे अधीन हो जाएं, वरना युद्ध के लिए तैयार रहिए। ये सुनते से ही विक्रम सिंह को बड़ा गुस्सा आता है। वो राजदूत को कहते निकल जाओ हमारे दरबार से और कह दो अपने राजा से कि हम युद्ध भूमि में उनसे मुलाकात करेंगे। तभी वो कहते हैं सेनापति से, जाओ सेनापति युद्ध की तैयारी आरंभ करो। अब धर्म सिंह जो है वो उन्हें समझाते कि महाराज उधमपुर की जो सेना है वो हमारी सेना से सीधे डबल है, वो हमसे शक्तिशाली है। विक्रम सिंह कहते हैं मुझे पता है, मैं भी इस युद्ध के पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन हमारे आत्मसम्मान, हमारी प्रजा की रक्षा और हमारी प्रजा के आत्मसम्मान के लिए मुझे मजबूरी में ये जंग लड़नी होगी। इधर बांकेलाल ये सारी घटना देख रहा था और वो अंदर मन ही मन घबरा रहा था कि अब तो युद्ध होने वाला है, अपनी खैर नहीं, तो इससे अच्छा है कि यहाँ से हम अपना बोरिया बिस्तर बांध के निकल लें चुपचाप पतली गली से। तो जाता है महाराज के पास, उनके हाथ जोड़ के निवेदन करता है कि महाराज मैं आपने काफी दिन तक मुझे यहाँ रखा, मेरा सत्कार किया, पर मैं अब यहाँ से आपकी इजाजत चाहूंगा। तो विक्रम सिंह कहते हैं क्या मतलब, तो बोले नहीं बस महाराज मैं अब जाना चाहूंगा। विक्रम सिंह बेचारे वैसे ही परेशान थे, वो कहते हैं कि ठीक है तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो, मगर अब तुम यहाँ रुकते तुम हमें खुशी होती, हो सकता है कि तुम्हारी तेज बुद्धि का हम इस युद्ध में कुछ इस्तेमाल कर सकते। अब बेचारा बांकेलाल इसके पहले कुछ बोलता, मंत्री धर्म सिंह बोल उठते हैं, कहते हैं कि बांकेलाल जो भी हो अभी मुसीबत का समय है, आपको महाराज की बात सुनकर यहाँ रुकना चाहिए, अपने देश की सेवा करना चाहिए, अपनी
जनता का सहयोग देना चाहिए और महाराज की मदद करनी चाहिए। तो बांकेलाल के पास कोई चारा तो बचता नहीं। बांकेलाल कहता है ठीक है, मैं रुकता हूँ और आप लोग जैसा कहेंगे वैसा ही करूंगा। ये बात सुन के बाकी सभी दरबार के जो लोग हैं वो कहते हैं महाराज की जय हो, बांकेलाल की जय हो। उसे चने के झाड़ पर चढ़ा दिया जाता है। उस दिन से ठीक 12वें दिन उधमपुर और विशालगढ़ की सेना दोनों तरफ से आमने सामने एक युद्ध के मैदान में मिलती है। सारी सेना और मंत्रियों के साथ में बांकेलाल भी वहां उपस्थित होते हैं, लेकिन बांकेलाल अपने शिविर में इधर से उधर परेशान घूम रहे हैं, सोच रहे हैं कि किस तरह इस मुसीबत से पीछा छुड़ाया जाए, कैसे निकला जाए, कहाँ से कोई आइडिया लगाया जाए। तभी कुछ देर बाद वो उछल पड़ते हैं और वो कहते हैं वो मारा पापड़ वाले को। उनके दिमाग में यानी कोई आइडिया आ गया। तो वो वहां से निकलते हैं अपने भोजन कक्ष की तरफ जाने के लिए। वहां जाते हैं, उनके पीछे से एक सैनिक उन्हें चुपचाप देखता होता है। भोजन कक्ष में बांकेलाल जाता है और वहां पे जितने भी खाने के बर्तन होते हैं बड़े बड़े, जिनमें सैनिकों के लिए, मंत्रियों के लिए, राजा के लिए खाना बन रहा होता है, उसमें जाकर चुपके से कुछ मिला देते हैं। और ये सारी घटना जो है पीछे से एक सैनिक भी देख रहा होता है। वो अपना काम करके वहां से निकलने की सोचता है बांकेलाल, और मन ही मन खुश होता है कि अब जो है सारे सैनिक परेशान हो गए। असल में बांकेलाल ने जो दवाई मिलाई थी वो लूज मोशन की दवाई थी, और वो सोच रहा था कि जैसे ही खाना खाया जाएगा, सारे सैनिक खाना खाएंगे, उन्हें 10 लग जाएंगे, सारे सैनिक पेट पकड़ के बैठे होंगे, परेशान होंगे, और तभी मैं जाके उधमपुर के जो राजा है उधम सिंह, उनसे मिलूंगा और उन्हें बताऊंगा कि ये सारी स्कीम मेरी ही बनाई हुई है। तो वो यहाँ पर हमला करेंगे, बिना किसी युद्ध के या परेशानी के वो कब्जा कर लेंगे, और हो सकता है कि इस कारनामे की वजह से मुझे कुछ वो इनाम भी दे दे। देखिए, फिर वो अपने ही लोगों के साथ बुरा करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन देखिए होगा उल्टा ही। खैर, दोपहर का समय होता है, सारे सैनिक भोजन करते हैं। उससे कुछ ही देर बाद सभी के पेट में तेज दर्द उठता है और सारे के सारे सैनिक लोटा पकड़ के जंगल की ओर भागने लगते हैं। यहाँ युद्ध के मैदान की जगह जंगल में कोहराम मचा हुआ है। हर कोई सैनिक लोटा पकड़ के इधर से उधर भाग रहा है, कोई पानी मांग रहा है, कोई जगह मांग रहा है। सबकी हालत बड़ी खराब हो रही है। ये जो इन्फॉर्मेशन है वो महाराज के पास भी पहुंचती है। एक सैनिक आता है और महाराज को बताता है कि महाराज, हमारी सेना में भयंकर दस्त की बीमारी फैल चुकी है। महाराज बड़े परेशान होते हैं कि ये क्या हो गया। वैसे भी हम हारने वाले थे, अब तो ऐसा लग रहा है कि बिना लड़े ही हथियार डालने पड़ेंगे। पता नहीं ऐसा भगवान मेरे साथ क्यों कर रहा है। महाराज तुरंत धर्म सिंह जी को आज्ञा देते हैं कि जाइए महाराज, आ जाइए मुख्यमंत्री जी, आप जाके पता लगाइए कि इस भयानक बीमारी के पीछे क्या कारण है। महामंत्री जी अपनी तफ्तीश चालू करते हैं और जाके सारे सैनिकों से पूछताछ करना शुरू करते हैं। कुछ सैनिक बताते हैं कि उन्हें कुछ भी पता नहीं है, लेकिन एक सैनिक जिसने पीछे से सारी घटना देखी थी वो आगे आके कहता है कि मंत्री जी, हमने बांकेलाल को खाने में कुछ मिलाते हुए देखा था। पहले तो मंत्री जी गुस्सा होते हैं कि बांकेलाल ऐसा क्यों करने लगा, और जब सैनिक अपनी बात पे अड़ा रहता है तो मंत्री जी सोचते हैं कि कुछ न कुछ गड़बड़ तो जरूर है, सैनिक क्यों झूठ बोलने लगा, चले राजा को बताते हैं। महाराज के पास जाते हैं, महाराज को सारी घटना बताई जाती है, लेकिन महाराज भी खुद सोच में पड़ जाते हैं कि बांकेलाल आखिर ऐसा क्यों करेगा खुद की सेना के साथ। अब महामंत्री तो पहले ही बांकेलाल के एहसान में थे, इसलिए वो डायरेक्टली कुछ कहना नहीं चाहते थे, लेकिन वो महाराज को सुझाव देते हैं कि मैं एक काम करता हूँ, मैं पहले राजवैद्य से सारी परेशानी जो है वो समझ लेता हूँ कि इस खाने में अगर कुछ मिला हुआ है या नहीं मिला हुआ है। राजवैद्य को बुलाया जाता है, राजवैद्य को वो खाना देके कहा जाता है कि जरा इस खाने में को चेक करिए और पता कीजिए कि इसमें कुछ मिला हुआ है। राजवैद्य जी जाके वो खाना कुछ बंदरों को खिलाते हैं और कुछ देर बाद उन्हें समझ आ जाता है कि इस खाने में कुछ न कुछ गड़बड़ है। जाते हैं वैदराज वापस राजा और मंत्री के पास में और उन्हें बताते हैं कि महाराज, इस खाने में बहुत अधिक मात्रा में जमाल घोटा मिला हुआ है। जमाल घोटा जो है एक दवाई होती है जो पेट साफ करने के लिए दी जाती है। अब ये सुनते ही राजा विक्रम सिंह का पारा जो 7वें आसमान पे चढ़ जाता है और गुस्से में कहते हैं कि जाओ बांकेलाल को बंदी बना के हमारे सामने लाओ। इधर बांकेलाल जो है अपने शिविर से चुपचाप खिसकने की तैयारी में रहते हैं, जहां वो सोचते हैं कि उधमपुर के राजा उधम सिंह से जाके मैं मिलता हूं और उन्हें बता देता हूं। लेकिन ये प्लान उनका टूट जाता है क्योंकि रास्ते में महामंत्री जी और सैनिक उन्हें पकड़ लेते हैं।
अब बांकीलाल पहले तो गुस्सा दिखाता है, कहता है कि आप ये क्या हरकत कर रहे हैं, मैं यहाँ का राज अतिथि हूँ। लेकिन महामंत्री कहते हैं कि तुम धोखेबाज हो। बांकीलाल कहता है नहीं, आप ये झूठ है। तो जब महामंत्री उन्हें पूरी कहानी सुनाते हैं, पूरी बात बताते हैं कि आपको एक सैनिक ने देख लिया था, तब जाके उनके तेवर जो है वो थोड़े ढीले पड़ते हैं और वो सोचते हैं कि अब बेटा बांके, तेरा खेल खत्म हो चुका है, तेरी पोल खुल चुकी है। महाराज जो है तुझे एक ही सजा देंगे, वो सजा है सजाए मौत। तो वो वहाँ पे महामंत्री के हाथ जोड़ लेते कि मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन महामंत्री जो है वो बिल्कुल नहीं सुनते। वो कहते हैं खामोश बांकेलाल, और सैनिकों को कहते हैं इसे बांध के महाराज के पास ले चलो। महाराज बांकेलाल से पूछते हैं कि तुमने ऐसी दुष्टता क्यों की, अपने ही देश के साथ गद्दारी क्यों की, हमने तुम्हें राज अतिथि बना के रखा और तुमने हमारी सेना को ही बिल्कुल पंगु कर दिया। बांकेलाल हाथ जोड़ने लगता है, माफी मांगने लगता है, लेकिन विक्रम सिंह कुछ नहीं सुनते और कहते हैं सैनिकों ले जाओ इसे, कल इसका गला हम खुद अपने हाथों से काटेंगे। वहां से सैनिक बांकेलाल को लेकर चले जाते हैं। इधर दूसरी तरफ उधमपुर के राजा उधम सिंह के खेमे में अपने शिविर में वो दो जासूसों से मिल रहे होते हैं। उनका जासूसों का नाम है पोपटलाल और चौपटलाल। बड़े एक्सपर्ट जासूस हैं। महाराज उनसे बुलाते हैं और कुछ काम करने के लिए उनको कहते हैं, कुछ टास्क देते हैं उनको। तो उधम सिंह दोनों जासूसों को कहते हैं कि आपने पहले भी हमारी कई बार हेल्प की है और काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन आप लेके आते हैं दुश्मन के खेमे से, तो इस बार भी जाइए और जो विशालगढ़ है उसकी सेना के खेमे में जाके पता कीजिए कि उनकी सेना कितनी मजबूत है। तो दोनों चौपटलाल और पोपटलाल निकल पड़ते हैं। रास्ते में जंगल की तरफ से घूम के जाते हैं। जंगल में जब वो जाते हैं तो देखते हैं कि दूसरी तरफ से कुछ सैनिक, यानी विशालगढ़ के सैनिक हैं, वो हाथ में लोटा लिए बड़े चले आ रहे हैं जंगल की तरफ। तो चौपटलाल कहते हैं कि पोपट अभी क्या करना चाहिए। तो पोपटलाल कहता है कि चलिए एक काम करते हैं, पेड़ के ऊपर बैठ कर देखते हैं क्या हो रहा है। सो पोपट और चौपट जो हैं वो बरगद के पेड़ पे चढ़ जाते हैं और दिन भर बैठ के देखते हैं, काउंट करते हैं कि कितने सैनिक आ रहे हैं, कितने सैनिक जा रहे हैं। तो शाम को जब वो अपना काउंट का फाइनलाइजेशन करते हैं तो आपस में डिस्कस करते हैं कि कितना अनुमान से कितने हो चुके हैं अभी तक। तो दूसरा कहता है कि करीब 50-55 हजार तो हो चुके हैं। तो पोपट कहता है कि नहीं, हमारा तो अनुमान ये था कि कुल मिला के 40 से 45 हजार सैनिक होंगे। तो हम तो बड़ी गलतफहमी में, अगर 50-55 हजार सैनिक अभी तक हम गिन चुके हैं और ये सिर्फ वो सैनिक है जो जंगल में लोटा लेके आ रहे हैं, तो असली सैनिकों की संख्या का तो पता ही नहीं हमें। टाइम और बढ़ता है और सैनिक आते आते काउंट बढ़ते जाता है। तो पोपट कहता है चौपट से कि हम तो बड़ी गलतफहमी में, हमारे पास तो 70 हजार सैनिक है, हमें लग रहा था कि ये सैनिक भी जो है विशालगढ़ की सेना के मुकाबले दुगने हैं, लेकिन हमें लगता है कि करीब 2 से 2.5 लाख सैनिक जो है विशालगढ़ की सेना में हाजिर हैं। लेकिन इतना तो पॉसिबल हो नहीं सकता। तो चौपट कहता है कि हो सकता है कि आस पड़ोस के राजाओं ने गुप्त रूप से मदद के लिए विक्रम सिंह के सपोर्ट के लिए अपनी सेना भी भेज दी हो। तो ये तो हमारे राजा को बिल्कुल गलतफहमी है और हमें जाके उन्हें तुरंत बताना चाहिए, वरना हमें बहुत बड़ी पराजय का मुंह देखना पड़ेगा। भागे भागे चौपट और पोपट दोनों जाते हैं राजा उधम सिंह के पास। उधम सिंह को पूरी कहानी बताते हैं कि महाराज, हम दिन भर वहां बैठ के सारी घटना पे नजर रखी हमने और देखा कि वहां जो सैनिकों की संख्या है वो काफी ज्यादा है। हजार के बैच में लोटा लेके सैनिक आते हैं, वो फिर वापस जाते हैं, वो जाते हैं, दूसरे आते हैं। तो हमें लगता है कि जो संख्या है 2 लाख से ऊपर होनी चाहिए सैनिकों की। महाराज उधम सिंह खुद आश्चर्य में पड़ जाते हैं और कहते हैं कि हमें नहीं मालूम था कि विशालगढ़ के पास इतनी बड़ी सेना है। फिर महाराज दोनों को धन्यवाद देते हैं और कहते हैं कि हमें उनसे लड़ना नहीं चाहिए। एक काम करो, आप राजदूत ठेंगा सिंह को बुलाओ और ठेंगा सिंह के साथ आप दोनों विशालगढ़ जाओ, वहां पे हम संधि पत्र लिख के देते हैं। हम ये बेहतर होगा कि हम विशालगढ़ के साथ संधि कर लें। तो दोनों जासूस और ठेंगा सिंह निकल पड़ते हैं खेमे की तरफ विशालगढ़ के। वहां जाके पहरेदार को सूचना दी जाती है कि हमें मिलना है राजा विक्रम सिंह से। विक्रम सिंह के पास इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाती है। विक्रम सिंह पहले तो गुस्सा हो जाते हैं कि हमें नहीं मिलना, जो होगा हम युद्ध की भूमि में देखेंगे। पर ठेंगा सिंह के साथ में दोनों जासूस जो हैं वो बिना आज्ञा अंदर आ जाते हैं और पहले माफी मांगते हैं कि महाराज बिना आज्ञा अंदर आने के लिए माफी चाहते हैं। तो विक्रम सिंह कहते हैं कि युद्ध अवश्य होगा। तो जो राजदूत होते हैं ठेंगा सिंह, वो कहते हैं कि महाराज युद्ध की जरूरत नहीं है, हम अपनी पराजय स्वीकार करते हैं और हमारे राजा उधम सिंह ने आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है।
विक्रम सिंह कहते हैं पढ़ के बताओ पत्र में क्या लिखा हुआ है। तो पत्र में जब पढ़ना शुरू करते हैं तो यही लिखा हुआ था कि हमें कि महाराज विक्रम सिंह उधम सिंह का प्रणाम स्वीकार करें और हम अपने राजदूत को भेज के ये संधि पत्र आपके साथ भेज रहे हैं। हम आपसे संधि करना चाहते हैं क्योंकि हमें नहीं पता था कि विशालगढ़ के पास इतनी बड़ी सेना है, इसलिए हम पहले ही अपनी पराजय स्वीकार करते हैं। उम्मीद है कि आप हमारी बढ़ाए हुए दोस्ती का हाथ को थाम लेंगे और हमें दोस्ती के काबिल समझेंगे। विक्रम सिंह खुद आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि आखिर ये हुआ क्या, कैसे हुआ, आपको किसने बताया कि हमारी सेना इतनी बड़ी है। तो राजदूत जो ठेंगा सिंह थे वो पोपट और चौपट को आगे करते हैं और उनसे कहते हैं कि बताओ क्या देखा आपने। तो पोपट और चौपट जो है वो पूरी घटना जो उन्हें लगी थी, जो उनके दिमाग में थी, जो उन्हें गलती से लगा था कि 2 लाख सैनिक है, वो पूरी कहानी को एक बार राजा विक्रम सिंह के सामने रख देते हैं। अब महाराज विक्रम सिंह को बातें कुछ समझ में तो आने लगती है और महाराज जो है दोनों जासूसों और राजदूत के सामने तो कुछ स्वीकार नहीं कहते हैं, लेकिन उनके जाने के बाद में महामंत्री जी से डिस्कस करते हैं। कहते हैं कि महामंत्री जी ये जरूर बांकेलाल का प्लान था, उसने जानबूझकर भोजन में जो जमाल गोटा मिलाया था, लेकिन प्लान बहुत बढ़िया था उसका, पर हमने उसके साथ बुरा किया, हमने उसकी बात नहीं सुनी, उसे अपमानित किया, उसे सजा दे दी, तो अभी मुझे बड़ा बुरा लग रहा है। तो महाराज जो महामंत्री जी कहते हैं कि जो भी हुआ अनजाने में हुआ, वो बड़े अच्छे इंसान है, उन्होंने हमारी मदद की है, तो चलिए उनको बुलाते हैं, उनसे माफी मांगते हैं और बात करते हैं। इधर बांकेलाल जो है अपने जेल में बैठे बैठे डर रहे हैं, सपने देख रहे हैं कि महामंत्री और विक्रम सिंह आते हैं। विक्रम सिंह अपनी बड़ी सी तलवार निकाल के उन्हें मारने के लिए धमकाते हैं और उनके गले की तरफ अपनी तलवार बढ़ाते हैं उनका गला काटने के लिए, लेकिन तभी उनकी नींद टूटती है और उन्हें विक्रम सिंह मिलते हैं और वो विक्रम सिंह उन्हें प्यार से पकड़ के कहते हैं कि बांकेलाल क्या हुआ, क्यों घबरा रहे हो, क्यों चीख रहे हो। बांकेलाल को अभी तक पूरी बात पता नहीं है, इसलिए वो अभी भी मुझे माफ कर दीजिए की लट लगा रखा है। बांकेलाल विक्रम सिंह के पैरों में गिर जाता है और जोर जोर से माफी मांगने लगता है, लेकिन विक्रम सिंह कहता है बांकेलाल हमें शर्मिंदा ना करो, हम तो खुद तुमसे माफी मांगने के लिए आए। बांकेलाल की आंखें चमक जाती है। बांकेलाल सोचता है कि बेटा बांके चुपचाप रहे, अपने आप कुछ मत बोले, सुन क्या होता है आगे। तो विक्रम सिंह कहते हैं कि आपने जो चतुराई और दूरदर्शन से प्लान बनाया था, उसी की वजह से ये आई हुई मुसीबत टल गई है। भोजन में जमाल घोटा मिलाना आपकी बुद्धिमत्तापूर्ण योजना थी, हमें बिल्कुल ये पता नहीं था, इसलिए हमने आपको अपमानित किया। महामंत्री जी भी उनसे माफी मांगते हैं और सारे सैनिकों से ले जाके बांकेलाल को मिलाया जाता है और सारे के सारे सैनिक जोर जोर से बांकेलाल की जय करते हैं। इधर राज्य में लौटने के बाद फिर से एक बड़ा फंक्शन किया जाता है और विशेषकर बांकेलाल का सम्मान किया जाता है, उन्हें स्वर्ण मुद्राएं दी जाती है और कहा जाता है कि आपकी वजह से ही हमें ये जीत हासिल हुई है। बांकेलाल जो है बाहर से तो वो स्वर्ण मुद्राएं ले लेता है, लेकिन मन ही मन वापस से अफसोस करता है कि फिर से मेरी योजना की टांग टूट गई, वरना मैं आज शायद हो सकता है कि उधमपुर के महाराज थे मुझे बड़ा इनाम देते, या हो सकता है कोई मंत्री पद दे देते। तो दोस्तों उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट।